नमस्कार। मेरा नाम है भीमसेन सिंह उज्ज्वल और मैं आपको सुना रहा हूँ अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट। आइए सुनते हैं उसका 11वां भाग, जिसका नाम है कल्पना का जादू। जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब अपने हर ख्याल पर मैंने अपनी कल्पना का जादू चढ़ते हुए देखा है। जादू शब्द केवल बचपन की सुनी हुई कहानियों में कभी कानों में पड़ा था, पर देखा एक दिन अचानक वह मेरी कोख में आ गया था और मेरे ही शरीर के मांस की ओट में पलने लगा था। यह उन दिनों की बात है जब मेरा बेटा मेरे शरीर की आस बना था। 1946 के अंतिम दिनों की बात है। अखबारों और किताबों में अनेक ऐसी घटनाएं पढ़ी हुई थीं कि होने वाली माँ के कमरे में जिस तरह की तस्वीरें हों या जैसे रूप की वह मन में कल्पना करती हो, बच्चे की सूरत वैसी ही हो जाती है। और मेरी कल्पना ने जैसे दुनिया से छिपकर धीरे से मेरे कान में कहा, अगर मैं साहिर के चेहरे का हर समय ध्यान रखूं तो मेरे बच्चे की सूरत उससे मिल जाएगी। जो जिंदगी में नहीं पाया था, जानती हूँ, यह उसे पा लेने का एक चमत्कार जैसा यत्न था। ईश्वर की तरह सृष्टि रचने का यत्न, शरीर का एक स्वतंत्र कर्म, केवल संस्कारों से स्वतंत्र नहीं, लहू मांस की हकीकत से भी स्वतंत्र। दीवानगी की इस आलम में जब 3 जुलाई 1947 को बच्चे का जन्म हुआ, पहली बार उसका मुंह देखा, अपने ईश्वर होने का यकीन आ गया। और बच्चे के पनपते हुए मुंह के साथ यह कल्पना भी पनपती रही कि आखिर उसकी सूरत सचमुच साहिर से मिलती है। खैर, दीवानेपन के अंतिम शिखर पर पैर रखकर खड़े नहीं रहा जा सकता। पैरों पर बैठने के लिए धरती का टुकड़ा चाहिए। इसलिए आने वाले वर्षों में मैं इसका जिक्र एक परिकथा की तरह करने लगी। एक बार यह बात मैंने साहिर को भी सुनाई, अपने आप पर हंसते हुए। उसकी और किसी प्रतिक्रिया का पता नहीं, केवल इतना पता है कि वह सुनकर हंसने लगा और उसने सिर्फ इतना कहा, वेरी पुअर टेस्ट। साहिर की ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि वह सुंदर नहीं है। इसी वजह से उसने मुझे पुअर टेस्ट की बात की। इससे पहले कि यह बात हुई थी, एक दिन उसने मेरी लड़की को गोद में बिठाकर कहा था, तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? और जब मेरी लड़की कहानी सुनने के लिए तैयार हुई तो वह कहने लगा, एक लकड़हारा था, वह दिन रात जंगलों में लकड़ियां काटता था। फिर एक दिन उसने जंगल में एक राजकुमारी को देखा, बड़ी सुंदर थी। लकड़हारे का जी किया कि वह राजकुमारी को लेकर भाग जाए। फिर मेरी लड़की कहानियों के होंकारे भरने की उम्र थी, इसलिए बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैं केवल हंस रही थी, कहानी में दखल नहीं दे रही थी। वह कह रहा था, पर वह था तो लकड़हारा ना। वह राजकुमारी को सिर्फ देखता रहा, दूर से खड़े खड़े, और फिर उदास होकर लकड़ियाँ काटने लगा। सच्ची कहानी है ना? हाँ, मैंने भी देखा है। न जाने उस बच्ची ने ऐसा क्यों कहा। साहिर हंसते हुए मेरी ओर देखने लगा। देख लो, यह भी जानती है। और बच्ची से उसने पूछा, तुम वही थी ना जंगलों में? बच्ची ने हाँ में सिर हिला दिया। साहिर ने फिर उस गोद में बैठी हुई बच्ची से पूछा, तुमने उस लकड़हारे को भी देखा था ना? वह कौन था? बच्ची के ऊपर उस घड़ी कोई देववाड़ी उतर गई थी शायद। बोली, आप। साहिर ने फिर पूछा, और वह राजकुमारी कौन थी? मम्मा। बच्ची हंसने लगी। साहिर मुझसे कहने लगा, देखा, बच्चे सब कुछ जानते हैं। फिर कई साल बीत गए। 1960 में जब मैं बम्बई आई तो उन दिनों राजेंद्र सिंह द्विवेदी बड़े मेहरबान दोस्त थे, अक्सर मिलते थे। एक शाम बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक उन्होंने पूछा, प्रकाश पंडित के मुंह से एक बात सुनी थी कि नवराज साहिर का बेटा है। उस शाम मैंने बेदी साहब को अपनी दीवानगी का वह आलम सुनाया। कहा, यह कल्पना का सच है, हकीकत का सच नहीं है। उन्हीं दिनों एक दिन नवराज ने भी पूछा। उसकी उम्र अब कोई 13 साल की थी। मम्मा, एक बात पूछूं, सच सच बोलोगी? हाँ। क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ? नहीं। पर अगर हूँ तो बता दो, मुझे साहिर अंकल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बेटे, मुझे भी अच्छे लगते हैं, पर अगर यह सच होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता दिया होता। सच का अपना एक बल होता है जो मेरे बच्चों को यकीन आ गया। सोचती हूँ कल्पना का सच छोटा नहीं था, पर वह केवल मेरे लिए था, इतना कि वह सच साहिर के लिए भी नहीं। लाहौर में जब कभी साहिर मिलने के लिए आता था तो जैसे मेरी ही खामोशी में से निकला हुआ खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था।
वह चुपचाप सिर्फ सिगरेट पीता था और आधी सिगरेट पीकर राखदानी में बुझा देता था, फिर नई सिगरेट सुलगा लेता था और उसके जाने के बाद केवल सिगरेटों के बड़े बड़े टुकड़े कमरे में रह जाते थे। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे सामने मेरे ही संस्कारों की एक वह दूरी थी जो तय नहीं होती थी। तब भी कल्पना की करामात का सहारा लिया था। उसके जाने के बाद मैं उसके छोड़े हुए सिगरेटों के टुकड़ों को संभाल कर अलमारी में रख देती थी और फिर एक एक टुकड़े को अकेले में बैठकर जलाती थी, और जब उंगलियों के बीच पकड़ती थी तो लगता था जैसे उसका हाथ छू रही हो। सिगरेट पीने की आदत मुझे तब पहली बार पड़ी थी। हर सिगरेट को सुलगाते हुए लगता कि वह पास है, सिगरेट के धुओं में जैसे वह जिन्न की भांति प्रकट हो जाता था। फिर वर्षों बाद उसकी इस बात को मैंने एक थी अनीता उपन्यास में लिखा, पर साहित्य शायद अभी तक मेरे सिगरेट के इस इतिहास को नहीं जानता। सोचती हूँ कल्पना की यह दुनिया सिर्फ उसकी होती है जो इसे सिरजता है, और जहाँ इसे सृजने वाला ईश्वर भी अकेला होता है। आखिर जिस मिट्टी से यह तन बना है उस मिट्टी का इतिहास मेरे लहू की हरकत में है। सृष्टि की रचना के समय जो आग का एक गोला सा हजारों वर्ष जल में तैरता रहा था, उसमें हर गुनाह को भस्म करके जो जीव निकला वह अकेला था। उसमें न अकेलेपन का भय था न अकेलेपन की खुशी। फिर उसने अपने ईश्वर को चीख कर आधे को पुरुष बना दिया, आधे को स्त्री, और इसी में से उसने सृष्टि रची। संसार का यह आदि कर्म मात्र मिथ नहीं है, न केवल अतीत का इतिहास, यह हर समय का इतिहास है, चाहे छोटे मोटे मनुष्यों का छोटा छोटा इतिहास, मेरा भी।